कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। वेदांत लाइब्रेरी बाहर से जितनी साधारण दिखती थी, अंदर उतनी ही शांत और सतर्क थी। दीवारों पर पुरानी किताबों की लंबी अलमारियां थीं, लेकिन उनके पीछे छिपे सिस्टम और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन लाइंस इस जगह की असली पहचान बताते थे। कमरे के बीचों बीच खड़ा आर्यमान बिना कुछ बोले सामने रखी फाइल को देख रहा था। शेखर रेड्डी, उसने बहुत धीमे स्वर में दोहराया। सामने खड़े तीनों आदमी चुप थे, क्योंकि वे जानते थे ये सिर्फ किसी नेता का नाम नहीं था। ये उस इंसान का नाम था जिसने पिछले कई सालों में राजनीति, बिजनेस और अंडरवर्ल्ड के बीच ऐसी पकड़ बनाई थी कि कई बड़े लोग भी सीधे उससे टकराने से बचते थे। और सबसे खतरनाक बात, वह कभी सामने आकर खेल नहीं खेलता था। हमेशा परछाइयों में, हमेशा दूसरों को इस्तेमाल करके। आर्यमान ने धीरे से फाइल बंद कर दी। उसकी मूवमेंट, एक आदमी तुरंत बोला, पिछले 2 महीनों से दिल्ली में लगातार सीक्रेट मीटिंग्स चल रही है। किनके साथ? कुछ मिनिस्टर्स, कुछ इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, और वह कुछ सेकंड रुक गया। कुछ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स। कमरे की हवा थोड़ी भारी हो गई। आर्यमान की आंखों में अब पूरी सीरियसनेस उतर चुकी थी, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक नेटवर्किंग नहीं थी, ये पावर ब्लॉक बन रहा था। और अगर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स भी शामिल थे, तो मामला सिर्फ बिजनेस या चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा। दादाजी को सब पता है? जी। उन्होंने क्या कहा? इस बार जवाब देने से पहले आदमी थोड़ा झिझका। उन्होंने कहा, अगर शेखर खुलकर सामने आ गया तो बहुत कुछ दोबारा शुरू हो जाएगा। कमरे में कुछ सेकंड खामोशी रही। आर्यमान धीरे धीरे पीछे कुर्सी पर बैठ गया। उसकी नजर सामने रखी पुरानी लकड़ी की टेबल पर टिक गई। दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। धुंधली आवाजें, ट्रेनिंग ग्राउंड्स, सिक्योरिटी ड्रिल्स, और एक नाम, शेखर रेड्डी। बहुत साल पहले भी वही नाम परिषद के अंदर तनाव की वजह बना था, लेकिन उस समय हालात संभल गए थे। अब शायद नहीं। हमारे अंदर का लीक? आर्यमान ने शांत स्वर में पूछा। अभी तक क्लियर नहीं है, तो जल्द क्लियर करो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें आदेश साफ था। और एक बात याद रखो, तीनों आदमी तुरंत सतर्क हो गए। जब तक कंफर्म ना हो जाए, परिषद के किसी भी मेंबर पर एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन सर, फियर सबसे डेंजरस चीज होती है, आर्यमान ने बीच में ही कहा। अगर अंदर पैनिक शुरू हुआ तो दुश्मन को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कमरे में फिर खामोशी फैल गई, क्योंकि सब समझ रहे थे वह सही कह रहा है। उधर उसी समय शर्मा हाउस में शाम का माहौल सामान्य दिख रहा था। टीवी पर न्यूज चल रही थी। सविता जी पूजा के बाद दीपक जला रही थी, लेकिन अन्वी का ध्यान कहीं और था। वह लगातार सोच रही थी, कल रात की घटना, होटल वाली बात, और आर्यमान की खामोशी। जितना वह उसे समझने की कोशिश करती, उतना ही उलझती जा रही थी। तभी ध्रुव तेज कदमों से घर के अंदर आया। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। उसने आते ही टेबल पर फाइल फेंकी। क्या हुआ? सविता जी ने पूछा। कुछ नहीं। लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि बात बड़ी है। अन्वी ने ध्यान से पूछा, मीटिंग खराब गई? ध्रुव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है आज होटल में कौन था? कौन? महेंद्र प्रताप। अन्वी ने नाम सुना, लेकिन ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। ध्रुव धीरे धीरे सोफे पर बैठ गया। लोग कहते हैं वो राठौड़ ग्रुप के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक लोगों में से है। अन्वी की आंखें हल्की सिकुड़ी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये नाम कई बार सामने आया था, राठौड़। और हर बार किसी ना किसी तरह उसका कनेक्शन आर्यमान के आसपास महसूस होता था। ध्रुव आगे झुक गया। और सबसे अजीब बात पता है क्या? उसने धीरे से कहा। उस आदमी ने आर्यमान को देखकर सिर झुकाया। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी फैल गई। सविता जी ने हल्की हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम शायद गलत समझे हो। नहीं माँ, ध्रुव बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा। अन्वी चुप रही, लेकिन उसके अंदर कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। अब ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था। रात, आर्यमान वापस घर लौटा। जैसे ही वह अंदर आया, उसने महसूस कर लिया कि माहौल थोड़ा अलग है। अन्वी ड्राइंग रूम में बैठी थी। उसकी नजर सीधे आर्यमान पर गई। कुछ सेकंड दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अन्वी धीरे से बोली, तुम राठौड़ ग्रुप को जानते हो?
सवाल सीधा था। आर्यमान कुछ पल शांत खड़ा रहा, फिर बोला, क्यों? बस ऐसे ही। नाम सुना है। फिर वही जवाब, आधा सच। अनवी अब ये समझने लगी थी, आर्यमान कभी पूरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो अपने जवाबों में इतनी जगह छोड़ देता है कि सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाए। आज होटल में कोई तुम्हें देखकर खड़ा हुआ था? अनवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इस बार आर्यमान तुरंत नहीं बोला। उसकी नजर कुछ सेकंड के लिए नीचे चली गई। फिर वह शांत स्वर में बोला, कई लोग जरूरत से ज्यादा फॉर्मल होते हैं और कुछ लोग जरूरत से ज्यादा सीक्रेट्स रखते हैं। ये सुनते ही कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। आर्यमान ने पहली बार ध्यान से अनवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, अब वहां कंसर्न भी था। और यही चीज सबसे डेंजरस थी, क्योंकि अगर अनवी सच के करीब आने लगी तो वह इस खेल का हिस्सा भी बन सकती थी। और आर्यमान किसी भी हालत में ये नहीं चाहता था। तुम ज्यादा सोच रही हो, उसने धीरे से कहा। अनवी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में सॉफ्टनेस नहीं थी। और तुम बहुत कम बताते हो। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। फिर आर्यमान बिना कुछ कहे ऊपर चला गया। अनवी उसे जाते हुए देखती रही, धीरे धीरे, जैसे वो पहली बार उस आदमी को समझने की कोशिश नहीं, बल्कि पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसी रात शहर के दूसरे हिस्से में एक बड़ी काली गाड़ी धीरे धीरे एक पुराने बंगले के सामने आकर रुकी। चारों तरफ सिक्योरिटी थी। अंदर बड़े हॉल में कुछ लोग पहले से बैठे थे, राजनीतिक चेहरे, बिजनेसमैन और दो आदमी मिलिट्री बैकग्राउंड वाले। कमरे का दरवाजा खुला। एक लंबा आदमी अंदर आया, सफेद कुर्ता, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब ठंडापन। सारे लोग तुरंत खड़े हो गए। वो धीरे धीरे कुर्सी तक पहुंचा और बैठ गया। फिर बिना किसी जल्दबाजी के बोला, आर्यमान अब भी बाहर है? एक आदमी ने सिर झुकाया। जी। उस आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, जो लोग अपनी विरासत से भागते हैं, आखिर में वही उसके नीचे दबते हैं। और उसी पल पहली बार उसका पूरा नाम सामने आया, शेखर रेड्डी। सुबह का मौसम शांत था। रात की बारिश के बाद आसमान साफ होने लगा था। हल्की धूप शहर की इमारतों पर पड़ रही थी, लेकिन बाहर की शांति के उलट कई लोगों के दिमाग में हलचल शुरू हो चुकी थी। आर्यमान अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा नीचे सड़क को देख रहा था। उसके हाथ में गर्म चाय का कप था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। शेखर रेड्डी। इतने सालों बाद भी ये नाम वही असर पैदा करता था, धीमा लेकिन भारी। पीछे दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, अनवी की आवाज थी। आर्यमान ने बिना मुड़े कहा, हाँ। अनवी धीरे धीरे अंदर आई। कुछ सेकंड तक उसने सिर्फ आर्यमान को देखा। आज भी वही शांत चेहरा, जैसे उसके अंदर कोई तूफान चल ही ना रहा हो। लेकिन अब अनवी इतना समझ चुकी थी, उसकी खामोशी जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं। तुम आजकल बहुत खोए खोए रहते हो, उसने धीरे से कहा। आर्यमान हल्का सा मुस्कुराया। शायद सोच ज्यादा रहा हूं। किस बारे में? पुरानी चीजों के बारे में। अनवी कुछ पल चुप रहे, फिर बोली, तुम्हारा पास इतना कॉम्प्लिकेटेड था क्या? इस बार आर्यमान ने जवाब देने में थोड़ा समय लिया। कुछ लोगों का पास्ट खत्म नहीं होता, उसने धीमे स्वर में कहा, बस पीछे चलता रहता है। अनवी उसकी बात समझ नहीं पाई पूरी तरह, लेकिन उसे महसूस हुआ। उसकी आवाज में पहली बार हल्की थकान थी, जैसे कोई इंसान बहुत लंबे समय से कुछ उठाए घूम रहा हो। उधर उसी समय ध्रुव शहर के राजनीतिक क्लब में बैठा था। सामने कुछ लोकल बिजनेसमैन और दो युवा नेता बैठे थे। टेबल पर कई फाइलें खुली हुई थी। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, एक आदमी बोला, तो अगले चुनाव में फंडिंग की टेंशन खत्म हो जाएगी। ध्रुव चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार दूसरी तरफ जा रहा था। वो पिछले कुछ दिनों से एक ही चीज नोटिस कर रहा था, राठौड़ ग्रुप। हर बड़े डील में वही नाम, हर बड़े आदमी के पीछे वही इन्फ्लुएंस। और सबसे अजीब बात, उस नाम का कनेक्शन समहाउ आर्यमान से जुड़ता दिख रहा था। तभी सामने बैठे नेता ने पूछा, तुम ठीक हो? ध्रुव तुरंत संभला, हाँ। फिर इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों लग रहे हो? ध्रुव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम लोगों ने कभी आर्यमान के बारे में कुछ पता करवाया? तुम्हारे जीजा?
हाँ, दोनों आदमी हल्का हंसे। उसमें पता करने जैसा क्या है? ध्रुव भी ऊपर से मुस्कुराया, लेकिन अंदर उसका शक अब मजाक नहीं रह गया था। दोपहर, आर्यमान शहर के पुराने हिस्से की तरफ जा रहा था। सड़क पर सामान्य भीड़ थी, लेकिन आज उसका ध्यान आसपास की हलचल पर ज्यादा था, क्योंकि अब मामला सिर्फ सर्वेलेंस तक सीमित नहीं था। अब सामने वाला उसे मैसेज भेज रहा था। धीरे धीरे, सोच समझकर, वह एक पुराने कैफे के सामने रुका। अंदर पहले से एक आदमी बैठा था, करीब 40 साल की उम्र, साफ सुथरा सूट, चेहरे पर सख्ती। जैसे ही आर्यमान अंदर आया, वह तुरंत खड़ा हो गया। यंग मास्टर, आर्यमान शांत स्वर में बोला, पब्लिक जगहों पर यह शब्द इस्तेमाल मत किया करो। आदमी तुरंत बैठ गया। सॉरी। आर्यमान सामने कुर्सी पर बैठ गया। अपडेट। आदमी ने धीरे से एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। शेखर ने पिछले महीने 4 नए राजनीतिक अलायंसेस बनाए हैं। मिलिट्री कनेक्शंस स्ट्रांग हो रहे हैं। आर्यमान की आंखें हल्की सिकुड़ी। और परिषद, अंदर टेंशन बढ़ रही है। लीक, अब तक अननोन। कुछ सेकंड की खामोशी। कैफे के बाहर लोग सामान्य जिंदगी में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उसी शहर में क्वाइटली ऐसी प्लानिंग चल रही है जो आने वाले समय में बहुत कुछ बदल सकती है। आर्यमान ने धीरे से पूछा, शेखर आखिर चाहता क्या है? आदमी ने गहरी सांस ली। शायद वही जो हमेशा चाहता था, कंट्रोल। आर्यमान चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था अगर शेखर सिर्फ बिजनेस या पॉलिटिक्स चाहता तो मामला इतना डेंजरस नहीं होता। लेकिन वह इन्फ्लुएंस चाहता था, सिस्टम के ऊपर इन्फ्लुएंस, और ऐसे लोग कभी सीमाओं में नहीं रुकते। शाम के समय अनवी अपने कमरे में बैठी कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। असल में वह कुछ और ढूंढ रही थी। आर्यमान, उसके बारे में कोई पुरानी जानकारी, कोई कॉलेज फ्रेंड, कोई पुरानी फोटो, कोई सोशल रिकॉर्ड। लेकिन अजीब बात यह थी, उसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मिल रही थी, जैसे उसका पास्ट इंटेंशनली हिडन हो। उसी समय उसे अलमारी के नीचे एक पुरानी किताब दिखी, शायद आर्यमा की थी। उसने धीरे से उठाई। अंदर कुछ हैंड रिटन नोट्स थे, साधारण बातें, लेकिन आखिरी पेज पर एक लाइन लिखी थी, कुछ युद्ध बंदूक से नहीं, खामोशी से लड़े जाते हैं। अनवी कुछ सेकंड उस लाइन को देखती रही, फिर धीरे से किताब बंद कर दी। अब उसके मन में डर नहीं था, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ चुकी थी, और शायद धीरे धीरे इमोशनल अटैचमेंट भी। रात, शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी फैक्ट्री। अंदर कई आर्म्ड लोग मौजूद थे। कमरे के बीचों बीच एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने 2 लोग घबराए हुए खड़े थे। हमने कोशिश की थी, उनमें से एक बोला, लेकिन वो उम्मीद से ज्यादा ट्रेन निकला। कमरे में बैठे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से सिगरेट टेबल पर रखी। फिर बहुत शांत स्वर में पूछा, उसने तुम्हें पहचान लिया? नहीं। गुड। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर वो आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में ठंडी गंभीरता थी। फिर अगली बार गलती मत करना। दोनों आदमी डर गए। सर, हमें एक और मौका। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे खड़े गार्ड्स आगे बढ़े। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया, और उसी समय टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, आर्यमान अभी भी शांत है। आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर उसने धीरे से कहा, तूफान आने से पहले समुद्र हमेशा शांत होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।